अच्छा, तो आप सर क्या करिए, इतने पैसेज और पैसेज के क्वेश्चन सेंड कर लीजिए। हम उसका फाइंड आउट करके आपको भेजते, फिर आप करेक्ट है रॉन्ग है देख लेना। हाँ, अभी उसको मतलब क्वेश्चन। कैसे है कि अपने को एक टाइम में सबके साथ ही इसको सॉल्व करना है मेन। तो उसके लिए कुछ अच्छा। ट्रिक्स और टेक्निक्स भी आपको साथ में बताने वाले हैं। मिसाल के तौर पे अभी लैंग्वेज इंग्लिश है, 90 से चालू होता है। हाँ। याद ये रखना है कि 90 से उनका चालू होगा 91 से जिसका पेपर फर्स्ट है। मतलब पेपर फर्स्ट यानी कि लैंग्वेज वन, जिसने लैंग्वेज वन, अच्छा, जिसका तो उसको इंग्लिश है तो। 91 से करना है। हाँ, बहुत सारे क्या करते हैं अच्छा कि अच्छा। तो उनको मिल गया, उन्होंने 91 से किया, उनका टू था, और उर्दू को उन्होंने 121 से किया, तो वो गलत हो गया दोनों भी, टोटल 60 मार्क्स का। अरे अल्लाह। हाँ, तो वो फर्स्ट अगर आपने सेलेक्ट किया है तो ही 91 से करना है। फर्स्ट उर्दू लैंग्वेज और सेकंड इंग्लिश है ना हम लोग की? क्या हाँ, फर्स्ट इंग्लिश है जिसका भी जो भी second- अपन एक प्रैक्टिस टेस्ट ले रहे हैं, उसका इशू नहीं है। अच्छा अच्छा। लेकिन कैसा है कि ये याद हाँ हाँ, रखना कभी भी। पेपर से 91 से स्टार्ट होता समझो। हाँ, जिसने पेपर वन में उर्दू लिया उसने 91 से करना है। और उसी तरह से हिंदी किसने रखा होता है, किसने सेकंड पे हिंदी रखा है, तो सेकंड जो लैंग्वेज होती है वो 121 से स्टार्ट होगी। 90 to 20 लैंग्वेज वन, ये याद रखना है। 91 to 20 लैंग्वेज वन, और 121 to 150 लैंग्वेज टू, इतना याद रखना है। अब मिसाल के तौर पे सबसे पहले ये जो है तो इंग्लिश का हमारे सामने आ गया, तो आपको ये पढ़ते नहीं बैठना है। ये पैसेज बोले तो रीडिंग का आपका टेस्ट नहीं चल रहा होगा वहाँ पर, तो आपको ये पढ़ना नहीं रहेगा कभी भी, ये याद रखना है। उर्दू हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना। तो जब आपका टाइम बचेगा, जैसे कि मिसाल के तौर पे फर्स्ट है, द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट वाटर स्कार्सिटी इन फ्यूचर कैन नॉट बी डील्ड विथ बाय कंपनीज थ्रो। और इसके ऑप्शन भी साथ ही पढ़ लेना है, ऐसा नहीं कि इतना पढ़ रहे फिर देख रहे फिर इधर आ रहे। तो एक साथ में पूरे ऑप्शंस के साथ पढ़ लेना है, ये ट्रिक्स वगैरह बता रहे हैं आप। तो प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट वाटर स्कार्सिटी इन फ्यूचर कैन नॉट बी डील विथ बाय कंपनीज थ्रो इम्प्लीमेंटिंग वाटर ऑप्टिमाइजिंग टेक्नोलॉजीज, ये एक हो गया। डिस्कवरिंग अ वायबल सब्स्टिट्यूट फॉर वाटर, री री इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, इस्टेब्लिशिंग वाटर ऑडिट स्टैंडर्ड्स। तब ये चार जब आप पढ़ लेते हैं ना, तो आपके दिमाग में चारों ऑप्शंस रखना है और यहाँ पर ढूंढना है फिर आप। ये देखिए स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, तो प्रैक्टिस में यहाँ पर ये आ गया। अब इसका आंसर आपको यहाँ पर ढूंढना है, सब मिलकर कौन सी लाइन में है। यहाँ से कुछ चीज़ आ रही है क्या देख लेना है, री इंजीनियरिंग प्रोसेस का ही दिख रहा है, स्टेब्लिशिंग ऑडिट। 1 मिनट में अगर आप नहीं दे पा रहे हैं ना जवाब, तो बिल्कुल भी उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। मिला है किसी को? विजिबल तो है ना? हाँ सर, विजिबल है। प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट वाटर स्कार्सिटी इन फ्यूचर, फ्यूचर ढूंढ लेना है कहीं पर, वाटर स्कार्सिटी। मिला है किसी को? तो ऐसा होता है इंग्लिश, मिलता नहीं है। अब में लास्ट में क्या है वो, मैनेज द कौन सा फ्यूचर। लास्ट में यहाँ पर ऑप्टिमाइजिंग बिलीव इंडिया सम, ये पढ़ते किसको भी नहीं बैठना है, बस वो ढूंढना है। कैसे मिलेगा? ये तो मिल स्टैब्लिश। रहा ही नहीं सर। हाँ, तो ऐसे ही आता है इंग्लिश का, मिलता ही नहीं। और कभी मिलता भी है ना, तो कभी कभार चारों ऑप्शन मिल जाते हैं, वो भी याद रखना है। आपको मिल गया, खुश हो गए, बगैर पढ़े आपने टिक कर दी, उसके आगे बाकी भी दिखते हैं। ये देखिए वाटर ऑडिट का ये सबसे लास्ट में दिख रहा है, स्टेब्लिश वाटर ऑडिट स्टैंडर्ड, सबसे लास्ट। हाँ, लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, स्टेब्लिशिंग वाटर स्टैब्लिशिंग ऑडिट वाटर। स्टैंडर्ड, और इसका ऑप्शन में यहाँ पर ये दिख रहा है। अब देखिए उसका एक मिसाल मिल गई, जैसे कि हमने बताया था ना कि उसमें सारे ऑप्शन दिखते हैं। ये मिल गया, देखिए री इंजीनियरिंग हाँ। प्रोसेस इम्प्लीमेंट वाटर ऑप्टिमाइजेशन, री इंजीनियरिंग भी मिल गया। री इंजीनियरिंग प्रोसेस इसके आगे, ये देखिए वाटर स्कार्स फ्यूचर,
चल यहाँ पे आ रहा है, लास्ट में मिला है। कंपनीज हैव रियलाइज दैट द रिस्क emanating from the possibility of water scarce future, ये यहाँ पर मिला, जिसमें देखिए री इंजीनियरिंग प्रोसेस आ रहा है, और उसी तरह से क्या इम्प्लीमेंटिंग वाटर ऑप्टिमाइजेशन भी उसमें ही है। तो अब कैसे निकालेंगे आप? सारे ऑप्शन तो उसमें ही आ गए। डिस्कवरिंग अ वायबल सब्स्टिट्यूट ऑफ वाटर, ये वाला नहीं दिख रहा है बस। बाय कंपनीज थ्रो, अब कैसे निकालेंगे बताइए? अब क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा सर कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा? कुछ पढ़िए ना, यही ना सामने आपके। प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट वाटर स्कार्सिटी फ्यूचर कैन नॉट बी डील, नहीं डील कर पाएंगे। तो 3 मिले, एक नहीं मिला ना, तो जो नहीं मिला तो वो हो सकता है डिस्कवरिंग अ वायबल सब्स्टिट्यूट ऑफ वाटर, ये नहीं मिल रहा है ना, हाँ तो ये होगा फिर वो हाँ। कैन नॉट डील। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड थ्रेटनिंग इज यूज इन पैसेज। तब थ्रेटनिंग के treating- सिमिलर जो आएगा इसमें से, तो वो क्या होगा थ्रेटनिंग में जो यूज हुआ है पैसेज में? क्या आ सकता है उसका चारों में से? ऐसे आते हैं वो इंग्लिश, ऐसा आम सिंपल इंग्लिश नहीं रहेगा कि 4 ऑप्शन बहुत आसान दे दिए। अब थ्रेटनिंग कहाँ पर है तो वो देखना है, फिर उससे समझना है, फिर उसको वो करना है आपको। यहाँ पर है देखिए, 4th लाइन में, वाटर irresponsibility threatening the very existence of this planet, threatening the very existence of this planet, फिर से पढ़िए। The future of water will be a gamble racing entirely on the way we decide to play the game here. Either we continue to use water irresponsibility threatening the very existence of this planet, मतलब क्या है threatening the very existence? यहाँ पर थ्रेटनिंग के हिसाब से क्या सिमिलर इस्तेमाल होगा? परसिस्टिंग, अब ये उर्दू मीडियम वालों को तो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता, ये उर्दू हिंदी मीडियम से जो रहेंगे, पढ़ के बताइए फैलेगा। दूसरा, menacing, हाँ मिनेसिंग, फिर और menacing, correcting, किंग होगा, मतलब ऐसी चीज़ों में वो कंफ्यूज। persisting, हाँ persisting, हाँ or पर frighting, फ्राइटनिंग। frighting. सर ये तो डरना होता। अब उसमें ये भी होता है कि अपने को आना भी चाहिए ना वो चीज़ों के मायने, तो जब तो अपन हाँ सिमिलर, ना सर, तब सिमिलर ढूंढने में फिर आप कैसे ढूंढेंगे? कुछ लोगों को और एडिशन कंफ्यूज कर रहा सर ये पैसे। जी, अब वो 1 मिनट में है, उसमें खेलने का काम है ही नहीं। ज़्यादा 1 मिनट में वो उसके आंसर्स आने चाहिए। फोर्थ वाला ही कैस का पैसे। नहीं, फोर्थ वाला तो वो है शायद, है ना सर? डरना है। थ्रेटनिंग का मतलब क्या हो रहा? फ्राइटनिंग, फ्राइटिंग, फ्राइटनिंग उसका जो आ रहा है तो प्रेसिस्टिंग, प्रेसिस्टिंग के जरिए निकालते गए वाटर। हाँ, जब तक हम ये लिंक भेज देते कुछ और लोगों को इसमें बुला लेते, कोई इसमें अगर एक्सपर्ट होगा। लिंक सेंड करने तक जब तक आप सोचिए। और कुछ लोग मतलब निकालने की भी कोशिश कीजिए उससे। और टाइम जो है एक सर दो लास्ट, जी। सर लास्ट वाला ही फर्स्ट होगा। वाला, फर्स्ट क्योंकि मालूम, वाला। रीजनिंग का मीनिंग क्या बता रहा सर कि डरना, डेंजरस। और अच्छा लास्ट वाला फ्राइटेंड का मीनिंग भी वही निकल रहा ना, कि डरना। अच्छा अच्छा, इसके अपन आंसर की के हिसाब से भी चेक करते चलेंगे। इसके हाँ आंसर चलेगा। 90 वाला, जब तक कि बाकी लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे, 91 से आखिर में होगी।
तो ऐसे ढूंढना होता है आंसर की जो होती है, इसमें लिखा होता है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज देखना होता है यहाँ पर से। ये बांग्ला चल रहा है, लैंग्वेज कोड आसामीज, ए और बी, तो मतलब ई की सीरीज में आना होगा। जी चल रहा है, जी से पहले आएगा फिर ई एफ जी। बांग्ला आसामीज आ रहा है, इसका पेज नंबर याद रख लेना। ये इंग्लिश का मिल गया 92 का सेकंड वाला बिल्कुल सही बताया उसने। सेकंड वाला 92 का जो किए थे वो राइट आया। हाँ, अब यहाँ से हम उसको आंसर की के हिसाब से भी देखेंगे, जब तक हम इसको स्टॉप करते स्क्रीन, उसको सेट कर लेते ताकि वो सही से विजिबल ना हो पाए आसानी से। दो मिनट के बाद उसको वापस शेयर करेंगे स्क्रीन को। वॉइस चलना चाहिए, ऐसे हम सेट कर देते हैं। जब तक बाकी लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे, बाकी लोग आ गए यहाँ पर, एक दो लोग। सर ये लास्ट ईयर का ही पेपर है क्या? हाँ, ये पेपर दिसंबर 19 का ही है, जो अभी सीडीपी का हुआ था ना, उसके बाद का ही कंटिन्यू हो गया। अच्छा 2019। हाँ, दिसंबर जुलाई 2019 जुलाई। तो अच्छा। वर्ड जो सिमिलर है, मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है हुमा, क्या है थ्रेटनिंग का मतलब? डेंजरस सर। थ्रेटनिंग का मीनिंग धमकाने वाला, धमकी भर, ऐसे में आ सकता है थ्रेटनिंग। और उसके बाद में जो बाकी क्या वर्ड्स है, मेनेसिंग, इसको पढ़ना है मेनेसिंग। उसको कैसे पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन कैसे आ रहा है इसका? ए साइलेंट हो गया सर, मेंसिंग होगा हो। हाँ, नहीं, मेनेसिंग ही है ये भी, मेनेसिंग। ये भी धमकी भरा में ही आता है, तो इसका जुड़ रहा है ना धमकी भरा। मेनेसिंग मतलब धमकी भरा। हम्म। लिखते भी रह सकते हैं आप उसको, लेकिन इंग्लिश में मसला ये है कि हर तरफ में अलग अलग आते ही, ऐसे जरूरी नहीं कि यही रिपीट होगा। अब जो थर्ड सेकंड है तो कोर्स है, उसको कैसे पढ़ेंगे? कोर्सिंग। कोर्स का मतलब क्या होता है कि फोर्स, किसी पर जोर देना, क्या? कुछ चीज करने अच्छा। के लिए जोर देना, किसी से कोई मतलब काम जबरदस्ती कराना। धमकी द्वारा, इसका भी धमकी द्वारा होता है, देखिए इसका भी क्या हो रहा है, धमकी द्वारा, मतलब धमकी देकर या कोई काम करने के लिए बाध्य करना, उसको फोर्स करना कि ये काम कीजिए, और ये भी धमकी भरा हो रहा है। अब परसिस्टिंग, सवाल क्या दिया हुआ है, वर्ड इज मोस्ट सिमिलर। मोस्ट सिमिलर जो है वर्ड थ्रेटनिंग के पैसेज के हिसाब से आना चाहिए, इसके हिसाब से नहीं। मतलब पहले का भी धमकी भरा, धमकी देकर काम करवाना। और परसिस्टिंग का क्या होता है फिर? परसिस्टिंग का तो सर मेरे ख्याल से अपेयरिंग आता ना, जैसा कि कोई चीज में मुब्तला है बोल के, क्या बोलेंगे उसको, जैसा मीन्स अभी चल रही है वो स्टडी। बरकरार, हाँ, कंटिन्यू टू। परसिस्टिंग, हाँ, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, परसिस्टेंट, हाँ। और इसरार करने में भी आता है। फ्राइटनिंग। हाँ, इसरार करने में भी आता है, बरकरार में आता है। तो बरकरार रखने और में, तो ये फ्राइटनिंग अलग डरना होता है। हाँ, फ्राइटनिंग में मतलब डरना या फिर सदमा पहुंचने के जैसे शॉक हो जाना जो आता है ना। अब ये धमकाने का दो आ रहे, अब इसमें से दो में से कौन सा हो सकता है? ये जबरदस्ती काम कराने में आ रहा है और ये धमकाने में आ रहा है।
अब पैसेज जो होंगे हमारे पास, तो पैसेज के हिसाब से हमको समझना है पैसेज में क्या लिखा हुआ है। थ्रेटनिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ दिस प्लेनेट। तो यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं हो रही है। और भी अडॉप्ट सस्टेनेबल एंड स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है आपके हिसाब से, सेकेंड या थर्ड या फोर्थ। आप बोलिए जवाब आप जल्दी जल्दी। फर्स्ट वाला होगा फिर। फर्स्ट 92 का देखेंगे, फर्स्ट सही है, राइट आंसर। तो यहाँ जबरदस्ती से नहीं हो रहा है धमकाना, यहाँ पर मतलब धमकाने के वे में ये आ रहा है, मेनेसिंग। तो ये वर्ड आएगा उसका सिमिलर, सिमिलर वर्ड एक जैसा। थ्रेटनिंग धमकी भरा, मेनेसिंग भी धमकी भरा। तो यहाँ पर डर जो लग रहा है, ये बात हो रही है यहाँ पर वाटर के हिसाब से कि या तो हम कंटिन्यू करेंगे यूज करना वाटर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, या फिर इस बात का डर है कि वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ दिस प्लेनेट और हमको अपना लेना पड़ेगा सस्टेनेबल और स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट को। तो इसके हिसाब से समझ के भी आंसर देना होता है। अब ये तो हो गया चलते हुए में मतलब। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, which one of the following word is most opposite to the meaning of the word increase as used in the passage। पैसेज के हिसाब से increase का उलट क्या होगा। डिक्रीज। मतलब तो बढ़ाना है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन पैसेज अपोजिट। के हिसाब से फिर भी हमको चाहिए डिक्रीज। अचीव, रिलीव, परस्यू। अचीव। अचीव यानी हासिल करना, रिलीव यानी रिलैक्स हो जाना। रिलैक्स और रिलीव और परसीव। और परस्यू परसीव परसीव बोले तो कुछ हासिल कर लेना। हासिल करना, हाँ कोई चीज। तो उसका परस अपोजिट, इंक्रीज का अपोजिट डिक्रीज होता समझने है में सर आएगा, परस्यू मतलब इसमें। समझना। वो रिसीव से नहीं हुआ, इतरा करने समझने में आएगा परस्यू में। तो अच्छा। पैसेज के हिसाब से इंक्रीज का, तो अभी आप बोल रहे हैं फोर्थ, तो डिक्रीज बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसा उर्दू में आता है ना डायरेक्टली हाँ अपोजिट, अपोजिट तो वर्ड। वैसे इसमें जिद। अपोजिट वो फिट हो गया, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार फिट होना। तो इंक्रीज का डिक्रीज। अच्छा अच्छा, वो पैसेज के हिसाब से करना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पर क्लॉज फाइंड आउट करना है। आइडेंटिफाई द क्लॉज इन अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही ब्रेथेड हिज लास्ट इन द विलेज वेयर ही वाज बॉर्न। उसने आखिरी सांस ली, उसका मतलब ये निकले ब्रेथेड, ये पास इस्तेमाल हुआ है। तो हुमा को समझ में आ रहा है हुमा। ब्रीथेड, यस सर। ब्रीथिंग मतलब यस जैसे सर। सांस लेने में आता है, ब्रीथेड यानी कि जो ले चुका, लास्ट मतलब आखिरी, विलेज में, वेयर ही वॉज बॉर्न, जहां पर वो पैदा हुआ था। तो इसके अंदर क्या चीज यूज हुई है, जैसे हम जो पढ़ रहे थे ना पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पूरे नहीं हुए अभी, कुछ कैंडिडेट मतलब कल नहीं कर पाए या फिर वो, तो उसकी वजह से हमने उसको डायरेक्टली इस पर आ गए, ऐसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम। क्लोज होगा सर। तो फर्स्ट कौन सा एडजेक्टिव होगा, क्लॉज। वेयर ही वॉज बॉर्न, जहां वो पैदा हुआ था। तो ये क्या कहता है, जहाँ एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब, प्रिंसिपल क्लॉज, जहाँ नाउन क्लॉज होगा क्या सर? विलेज नाम यानी होगा गांव। सर। नाउन क्लॉज। ही वॉज नाम की जगह है नाम। के अलावा और वेयर आ रहा नहीं है ना, वेयर प्रोनाउन। यानी विलेज। वेयर नाम यानी नहीं उसका रानी। गांव। वेयर के आंसर वेयर में ही उसका गांव आ वॉज। रहा है ना। क्लॉज सर मतलब क्या होता है? सर एडजेक्टिव क्लॉज है शायद, क्योंकि रिलेशन बता रहा ना, वेयर ही वॉज बॉर्न। तो इसमें से एडजेक्टिव आप बोल रहे हैं, और किसी ने क्या कहा, और कौन कौन से जवाब दे रहे हैं, कोई नाउन कहा किसी ने, और कौन सा है। क्या देखिए आंसर आता है? नाउन आ रहा नहीं। कौन सा था 94 का, तो 94 का फर्स्ट एडजेक्टिव क्लॉज सही है। अच्छा। जगह। एडजेक्टिव क्लॉज ये सही है। सबसे पहले ये देखते हैं हम कि क्लॉज मतलब क्या आता है। कि क्लॉज जो है तो एक सेक्शन होता है लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी चीज का, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, काम और सब्जेक्ट। मतलब बॉर्न बोले तो क्या हो गया, काम हो गया, जहाँ वो पैदा हुआ।
और सब्जेक्ट वेयर ही वॉज, जहाँ पर सब्जेक्ट में ये चीज आ रही है, ही को मतलब प्रोनाउन के तौर पे सब्जेक्ट में रखा गया, सब्जेक्ट है ना ही, तो जहाँ पर सब्जेक्ट और साथ ही एक वर्ब आता है तो वो एक क्लॉज बन जाता है। लेकिन ये क्लॉज की डेफिनेशन हो गई। अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, तो वो हम देखते हैं। एडजेक्टिव क्लॉजेस ऐसे होते हैं जो डिपेंड होते हैं क्लॉजेस पर, जो कि इंफॉर्मेशन में दी हुई होती है नाउन के तौर पर। वो अलाउ करते हैं दो सेंटेंसेस को एक में रिलेटिवली प्रोनाउन के तौर पर। रिलेटिवली प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि हु, हुम, हुज, वेयर, व्हेन, व्हिच, दैट कौन एंड का व्हाई, ये सारे ये कनेक्टर होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस तरह से उसमें इस्तेमाल होता है कि मतलब पहले नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये सारे होने के बाद में क्लॉजेस पर भी आते हैं क्वेश्चंस, क्लॉजेस। और क्लॉज क्या होगा, अभी आपको बताया गया कि क्लॉज वो होगा जहाँ पर वर्ब और सब्जेक्ट वहाँ पर मेंशन है वो सेंटेंस। यहाँ पर भी देखिए वर्ब आया था, सब्जेक्ट भी था, लेकिन ये दूसरा क्लॉज में आ रहा है। अब ये क्लॉज जो है, अंडरलाइन क्लॉज जो आ रहा है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए हो रहा है क्योंकि एडजेक्टिव का क्या बताया हमने, डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो, डिपेंडेंट। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये हटा दिया जाए, इतना पढ़ेंगे बस आप, वेयर ही वॉज बॉर्न, तो मतलब इससे क्या समझना, जहाँ वो पैदा हुआ था, मतलब कौन, मतलब वो डिपेंडेंट है पहले वाले पे। और वो किस पर है, ही ब्रीथेड हिज लास्ट इन द विलेज वेयर ही वॉज बॉर्न, जहाँ वो पैदा हुआ था वहाँ उसने आखिरी सांस ली, तो कंप्लीट हुआ। तो क्या रहेगा, क्या हाईलाइट करेंगे आप, डिपेंडेंट क्लॉज होता है एडजेक्टिव क्लॉज, जो इंफॉर्मेशन देता है नाउन की। और कंबाइन करने से दो सेंटेंसेस रिलेटिव प्रोनाउन से, होम, हुज आ सकता है, वेयर, जैसे कि यहाँ पर क्या था, वेयर, तो वहां पर और क्या क्या आ सकता है, हु, होम, हुज, व्हेन, व्हिच, दैट एंड व्हाई। ये कनेक्टर्स इस्तेमाल होंगे, इसको क्या कहेंगे, कनेक्टर के तौर पर। जो कनेक्टर क्या करता है, कनेक्टर दो सेंटेंसेस मतलब दो कनेक्ट कर कनेक्ट कर रहा है, तो वो हिसाब से कनेक्टर के तौर पे यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, हु, हुम, हुज, वेयर, व्हेन, व्हिच, दैट एंड व्हाई। इसको दिमाग में रखना। कौन कौन से बोल के बताइए, पहला हु, हुम, दूसरा WH वाले कितने आ रहे हैं इसमें, हु, हुम, वाई व्हेन, हु whom where which व्हाई। और which उसी तरह से दैट भी whose होता है। why which हाँ, which भी है हाँ, और उसी तरह से दैट भी, इतने चीजें। that हाँ, हु कब यूज होगा, हु यूज फॉर पीपल एज सब्जेक्ट, लोगों के लिए सब्जेक्ट के तौर पर। सब्जेक्ट के हिसाब मिसाल के तौर पे माय फ्रेंड मिस द लेक्चर, मेरे दोस्त ने लेक्चर मिस कर दिया, तो फिर उसमें आप हु जोड़ सकते हो, इस तरह से। तो ये कनेक्टर के तौर पे ये चीजें यहाँ पर ही आई। तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज का। अब उसी तरह से फिर ये एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, तो ये चीज़ों को आपको देखना होगा। मिसाल के तौर पे अगर एडवर्ब क्लॉज की अगर बात की जाए, एडवर्ब क्लॉज डिपेंडेंट होता है क्लॉज से, जो फंक्शन करता है एडवर्ब की तरह। जैसे कि सन राइजेस, सब्जेक्ट और वर्ब इसके अंदर आएगा, तो व्हेन द सन राइजेस वी विल एस्केप, जैसे ही सूरज निकलेगा, जैसे कैदी कह रहा है अपने दोस्त से, वो बोल रहा है कि जैसे सूरज निकलेगा तो हम भाग जाएंगे। और उसको इंग्लिश में अगर हम लिखे तो कैसे लिखेंगे, व्हेन द सन राइजेस। अब ये पहले आया, वी विल एस्केप, हम फरार पा जाएंगे। तो यहाँ पर एडवर्ब वाला क्लॉज कैसे आएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो फंक्शन करेंगे एडवर्ब, और जो कंटेन करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब को। सब्जेक्ट और वर्ब क्या रहेगा, सन, सन जो है तो सूरज जो है तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, और वर्ब क्या है, राइजेस, rises इस तरह। तो व्हेन द सन, अब कनेक्ट, ये चीजें तो इसके अंदर आती है, तो एडवर्बियल क्लॉज में ये एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो ये क्लॉजेस के तौर पे भी आपको मतलब समझना होगा एडवर्ब के क्लॉजेस। इसके हम आपको कुछ इमेजेस बाद में भेज देंगे समझने के लिए। और उसके अलावा एडवर्ब क्लॉज जो है तो एक सबऑर्डिनेट होता है, मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारी चीजें। उसी तरह से प्रिंसिपल क्लॉज और नॉन क्लॉज जो है, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो क्या हो सकता है प्रिंसिपल क्लॉज, rules independent
इंडिपेंडेंट होता है, राइट, वो वाला इंडिपेंडेंट होगा। ये क्लॉज स्टैंड बाय इटसेल्फ रहेगा, सिंपल सेंटेंस की तरह। उसकी कोई मिसाल? इंडिपेंडेंट मतलब कैसा होता है? निधि टीचर्स क्लासेस। हाँ, तो ये सिंपल सिंपल, इस पे डिपेंड नहीं है। हाँ, हुमा एट पास्ता, हुमा ने पास्ता खा लिया। हम्म। बिकॉज शी वॉज हंग्री, ये डिपेंडेंट में आ जाएगा। अगर अपन सिर्फ ये बोलेंगे कि बिकॉज शी वॉज हंग्री, वो भूखी थी इसलिए, तो वो डिपेंडेंट क्लॉज नहीं। अजहर सर टीचर्स अस। हाँ, तो ये एक सिंपल में इंडिपेंडेंट में आ जाएगा। हम्म। हाँ, जवेरी मिस वेंट टू द पार्क, पार्क में गए आफ्टर ही, मतलब आफ्टर शी फिनिश्ड हिज क्लास, उनकी क्लास होने के बाद में, ऐसे में। तो वो डिपेंडेंट वाला अलग हो गया, और सिर्फ पहला वाला जो रहेगा क्लॉज, तो प्रिंसिपल में आएगा। इंडिपेंडेंट। प्रिंसिपल मीन्स याद रखना कि इंडिपेंडेंट। उसके बाद में नाउन क्लॉज क्या रहता है? कंटेंट जो क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज के तौर पे इस्तेमाल होगा, कंटेंट क्लॉज या फिर नाउन क्लॉज उसको कह सकते हैं। ये भी मीन्स डिपेंड। व्हाट यूज, अगर सेंटेंस में व्हाट पूछ रहा इंडिपेंडेंट करके, सॉरी डिपेंडेंट करके, तो नाउन क्लॉज आ जाएगा ना। चलिए एक एग्जांपल दे देते हैं आपको नाउन क्लॉज की। मिसाल है, आई लाइक हु यू आर। ये आई लाइक हु। हाँ, हु यू आर, ये सिंगल नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया गया। मतलब यू आर मतलब तुम सब में आता है ना, एक हाँ। हिसाब से। तो आई लाइक हु यू आर मतलब इसमें ये आएगा कि तुम जो भी हो, तो एक के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है सिंगल नाउन के हिसाब से। और वर्ब इसमें इस्तेमाल क्या हो रहा है, लाइक। ऐसे वर्ब बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं, नाउन क्लॉजेस कंसिडर होंगे इंग्लिश में। हाँ। तो थोड़े से कंफ्यूज भी हो सकते हैं ये, तो ये भी डिपेंडेंट इस तरह से मतलब आएगा ये। उसकी एक एग्जांपल थी। और कोई एग्जांपल है आपके पास? नाउन क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉसेस जो प्ले करते हैं रोल ऑफ नाउन का, मतलब नाम के जगह पर वो आते हैं। ये एक हिंट दे दी गई आपको। तो सर आपने एक सेंटेंस जो दिए, आई लाइक हु यू आर, तो इसमें क्या बनेगा? आई होगा। यू आर में मतलब जैसा कि एक इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट चीज की बात की गई, मतलब नाउन की जगह रहेगा। यानी कि यू आर मतलब कोई किसी पर्सन का नाम नहीं ले रहे, लेकिन जो भी है उसके लिए। एक दूसरी मिसाल देते हैं आई लाइक से। आई लाइक व्हाट आई सी, मुझे पसंद है जो मैं देख रहा हूँ। तो इसमें क्या है, व्हाट आई सी, ये जो क्लॉज है, उसमें सब्जेक्ट क्या इस्तेमाल नाउन। किया गया और वर्ब भी आया सी, और सब्जेक्ट आया आई। तो यहाँ आई। पर आई और वर्ब सी है, लेकिन इसमें भी मतलब वो चीज का डायरेक्ट नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ ना, व्हाट आई सी, हु यू आर। व्हाट आएगा? हाँ, ऐसे चीज है। तो व्हाट आएगा? व्हाट इज अ नाउन क्लॉज? हाँ, आई नो वेयर द ट्रेजर इज, मतलब खजाना कहाँ छुपा है मुझे मालूम है, तो उसका नाम नहीं ले रहे डायरेक्ट जगह, मुझे पता है आई। तो इस तरह से उसके एग्जाम्पल आ सकते हैं। वॉट एवर यू विश इज माई कमांड। अब जैसा कोई जिन निकला, जीनी निकला सपोज, उसने बोला तुम्हारी जो भी इच्छा होंगी वो मैं हुक्म बजा लाऊंगा। तो इच्छा बोले तो उसने इनडायरेक्टली उसका नाम नहीं लिया, तुम घर मांगोगे तो मैं दूंगा। मतलब समझ में आया है कि नाउन क्लॉज मतलब सब्जेक्ट की हाँ जगह सर। पे इस्तेमाल होगा। अब क्लॉज विद अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ आता है, और नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा इनडायरेक्टली। मिसाल के तौर पे एक और मिसाल ले लीजिए, आई नो दैट इज हैपन, मैं जानता हूँ क्या हुआ था। तो वो बता रहे नहीं, मारपीट हुई थी, झगड़े हुए थे, क्या हुआ था। आई नो दैट इट हैपन, ये हो गया। आई नो हाउ इट हैपन, मुझे पता है कैसे हुआ। आई नो व्हाई इट हैपन, मुझे पता है क्यों हुआ। उसको उसकी जड़ है, इसने उसको थप्पड़ मारा था, गाली दी थी, जो मतलब जो भी चीज़ रहेंगी, लेकिन वो पर्टिकुलरली उस नाउन के बजाय रिप्लेस हो जा रहा है। वर्ब हैपन मतलब हो गया, और वाई वगैरह जो लगता है उस तरह से, तो ये डब्ल्यू एच के चीज़ें उसके अंदर लगेंगी। समझ में आया अभी भी? मतलब नाउन का इस्तेमाल नहीं करते हुए हम इनडायरेक्टली जो चीज़ कहते हैं, तो वो नाउन क्लॉज के अंदर आता है। कुछ और मिसालें आपको बताए थे, और इजी एग्जांपल जिससे आप और समझ सके शायद।
आई नो हाँ, रिप्लेस WH वर्ड यूज होता है ना सर? हाँ, आप WH के बगैर एक आपको एग्जांपल बताते आई ये नो होगा द रीजन, आई नो द रीजन, हाँ ये भी हो सकता यू है। नो द रीजन, आई नो द रीजन, या यू नो द रीजन होगा। हाँ आई नो, हाँ रीजन ये भी हो सकता है। अब उसके आई नो से आपको बताते एक एग्जांपल, जैसे कि आई नो दैट द स्टोरी इज ट्रू। तो सर इसमें क्या रहेगा? नाउन क्लॉज, आई नो द रीजन। आई नो रीजन, आई नो रीजन आंसर जो आएगा, हाँ। इंडिपेंडेंट हो गया ना सर? मतलब उसमें ये आई जोड़ना नो। पड़ेगा। आई नो दैट, दैट जैसे सपोज जोड़ दिए, आई नो दैट द रीजन बिहाइंड इट, ऐसा पूरा अगर उसको मुकम्मल कर लेते। हाँ, आई नो क्योंकि उन्होंने जो बोले दैट, इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना। रीजन हाँ होगा ना उसमें, क्योंकि रीजन के आंसर में जो आएगा वो जो भी उसका मेन होगा, जो भी वजह होगी वो उसका क्लॉज के हिसाब से आंसर में आएगा ना। रीजन बोले तो जैसा हाँ, कि एक नाउन हाँ की सर, जगह पे। सेकंड सेंटेंस जो आएगा ना तो वो इनकम्प्लीट रहना, पहला करेक्ट रहना, पहला कंप्लीट रहना, मीनिंगफुल रहना। सेकंड जो आएगा ना तो सर बोल रहे कि वो इनकम्प्लीट रहना, तो दैट इज कॉल्ड ए नाउन क्लॉज। हाँ मतलब एक एग्जांपल ले लीजिए आई नो की दूसरी, आई नो दैट द स्टोरी इज ट्रू, मैं जानता हूँ कि स्टोरी सही है। दैट स्टोरी इज ट्रू। हाँ That's उसी true. तरह एक और लीजिए, मतलब इसमें कहीं पर भी इसमें दैट इस्तेमाल हुआ, जो हमने कनेक्टर देखे थे ना, कनेक्टर में दैट आता है, WH हाँ, आते हैं, that is तो कनेक्टर उसमें WH। यूज होना जरूरी है, पहली बात। दूसरा क्या है कि उसमें सर सर ये सेंटेंस करेक्ट है क्या? आई नो हु इज द टीचर बिहाइंड इट। आई नो हु इज द टीचर बिहाइंड इट, हाँ वो करेक्ट, हाँ, इसमें हु यूज हो रहा है ना। यूज हुआ, कनेक्टर भी हाँ, हुआ, और टीचर बिहाइंड इट, तो उसमें सब वर्ब भी आया, वर्ब नहीं आया, मतलब जैसे कि टीचर सब्जेक्ट के जगह पे जो इस्तेमाल होगा वो आया। और आई नो में तो मतलब वर्ब आ ही रहा है, नो मतलब जानने में, तो सही इट इज रहेगा। कंपल्सरी सर, इट इज कंपल्सरी टू टेक सब्जेक्ट एंड वर्ब इन नाउन क्लॉज। हाँ हमने पहले जो क्लॉज पढ़ा है ना, तो क्लॉज की डेफिनेशन में ही वो चीज़ थी कि वहाँ पर वर्ब और हाँ, सब्जेक्ट आना ही चाहिए। अब फिर अच्छा। क्लॉजेस से हम गए एग्जाम्पल्स पर, तो एग्जाम्पल आने पर अब जो हर एक में, हर एग्जाम्पल में जहाँ पर वर्ब और सब्जेक्ट की जगह पर आना ही चाहिए वो चीज़, जैसे कि ही वगैरह ये सब भी आ सकता है, प्रोनाउन भी। और कनेक्टर में WH से जो हमने देखा था, और दैट भी इस्तेमाल हो सकता है, तो वो भी कंपलसरी आना चाहिए। ये तीन चीज़ें हमको दिमाग में रखना है। उसी तरह से आपको और कोई एग्जाम्पल बताते, आई सॉ हाउ द एक्सीडेंट इज हैपेंड, आई सॉ हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड, ऐसे भी बना सकते हो शॉर्ट में। आई सॉ क्या हो गया, इसमें वर्ब आ गया, सॉ मैंने देखा, उसके बाद जो नाउन क्लॉज है उसके बाद का है, आई सॉ के बाद का, हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। एक्सीडेंट मतलब कोई चीज के बारे में जो बात कर चल रही है कि हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड कैसे हुआ, इनडायरेक्टली कहने में जो चीजें आ रही है वो। आई अंडरस्टैंड, और एक एग्जांपल लीजिए, आई अंडरस्टैंड व्हाई इट वाज नेसेसरी, मैं समझता हूँ कि क्यों ये जरूरी था। चलिए एक और एग्जांपल बहुत सिंपल ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 मिनट रह गए, 2 मिनट। आई नो हु सेड दैट, आई नो मैं जानता हूँ, हु सेड दैट ये किसने कहा हो, ये सबसे सिंपल, आई नो हु सेड दैट। मतलब हम पर्टिकुलर एक चीज का नाम लेना चाह रहे हैं, लेकिन नाम की जगह पे जो यूज हो रही है चीज पूरा प्रॉपरली अपन नहीं कह पा रहे, तो वो चीज नाउन क्लॉज के अंदर आती है। सर आप ये क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहे हैं हमको? हाँ कर देंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप जब तक। उसी तरह देखिए एक और एग्जांपल देते हैं, आप रियल लाइफ सिचुएशंस के हिसाब से देते हैं नॉन क्लॉज। लाइट नोस व्हेन यू आर लुकिंग एट इट, ये एक हो गया। कहाँ पे है सर? अच्छा, ये आप ओन बनाए क्या सेंटेंस? हाँ ये अलग से हम बना रहे हैं, मतलब इसके अंदर नहीं है, ये जो दिख रहा है, तो जैसे ये बता रहे, एक और रिपीट। बनाते हैं, मैन इज हॉट ईट्स, मतलब ये वाला जो था ना, ये था मैन इज व्हाट ही ईट्स, मतलब आदमी वो है जो वो खाता है, तो मतलब वैसे बनता है या वैसे विचार आते हैं उसमें, ऐसा अगर आपको कहना है। तो व्हाट ही ईट्स बोले तो अब वो कुछ भी, यानी कि चिकन खाएगा, या फिर मतलब जो भी चीज़ें
मतलब वेजिटेरियन रहेगा या जो भी रहेगा, तो मैन इज व्हाट ही ईट्स। तो उस तरह से सोच विचार या फिर वो चीजें आएंगी, ऐसे एक मतलब मुहावरे में इस्तेमाल होता है कभी कभार वो। और क्या दे सकते हैं उसके अंदर? अगर इसमें एक चीज ये याद रख सकते हैं आप कि अगर आपको स्टार्ट नहीं करना है, बहुत कम समय रह गया, ये ऑटोमेटिक स्टॉप होने वाला है मीटिंग। अगर आपको स्टार्ट नहीं करना है सेंटेंस दैट से, तो आप रीवर्ड कर सकते हैं सेंटेंस को, दैट को। whom अगर है whom एवर कर सकते हैं, who है तो whom, ये सारी चीजें। लेकिन उसके अंदर ये दैट whom ये जो चीजें हमने देखे थे क्लॉज की डेफिनेशन में ही, तो वो चीजें आने ही चाहिए। तो ये इसका बहुत कम टाइम रह गया। और उसके बाद में ये नाउन क्लॉज की एक और एग्जांपल थी इसके बाद। तो हम कहाँ तक पहुंचे? सिर्फ 5 क्वेश्चंस तक। व्हाट पार्ट ऑफ हिस्ट्री इन द अंडरलाइन वर्ड फॉलोइंग सेंटेंस, इसका बोलिए। आई डोंट नो व्हाई ही इज सो क्यूरियस अबाउट, यहाँ पर व्हाई क्या है? नाउन क्लॉज हो रहा सर। फर्स्ट वाला नाउन क्लॉज, राइट। तो मतलब आपका नाउन क्लॉज हाँ क्लियर हो गया, इसलिए आपने जवाब दे दिए।